रीडिस्कवर आयुर्वेदा विद डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कहा जाता है कि पेट की बीमारियां शरीर की और दूसरी बीमारियों की जड़ होती हैं। हमारे शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं, शायद उनका कहीं ना कहीं मूल हमारे पेट का खराब होना बताया गया है। और आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है उसने इन बीमारियों को और ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया है। कोई हम में से कब्ज़ का शिकार हो चुका है, या किसी को बहुत ज़्यादा डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को गैस बहुत ज़्यादा बन रही है। और आजकल हमने एक नई बीमारी सुनी है, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, जो है IBS। तो सीधे हम डॉक्टर साहब आप ही से पूछेंगे कि आखिर क्या बात है। हर जगह हमें सुनने को मिल रहा है कि हमारी जान पहचान में इधर उधर की IBS का शिकार हो रहे हैं लोग। तो आखिर IBS क्या है और आयुर्वेद में इसका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए दीप्ति, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और जैसे कि आपने कहा कि आजकल हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, तनाव इतना बढ़ चुका है कि सबसे अधिक अगर कहीं किसी सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है, कोई सिस्टम सबसे अधिक हमारा जो है अगर अफेक्टेड हो रहा है तो वह है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो IBS को यदि आयुर्वेद की बात करें तो संग्रहणी रोग जो है कहा गया है आयुर्वेद में। और ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें मुख्यतः आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है, हम आयुर्वेद की भाषा में बोलें तो आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है। और अक्सर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है वो दिन में अनेकों बार मल त्याग करने के लिए जाता है, यानी कि फ्रेश होने के लिए जाता है। और उसका जो मल होता है वो थोड़ा पतला होता है, चिकनापन लिए हुए होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि आंव युक्त मल का आना या म्यूकस वाले मल का आना, स्टूल का पास करना। पेट में हल्का सा मरोड़ रहता है और हमेशा उसको एक अर्ज रहती है कि जैसे नाश्ता किया उसके बाद भी उसको प्रेशर बन जाएगा कि उसको शायद फ्रेश होने जाना चाहिए, लंच के बाद भी उसको एक प्रेशर बन जाएगा कि उसको फ्रेश होने जाना चाहिए। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये होती है कि वो जाता तो अनेकों बार है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको तसल्ली नहीं मिलती। तो इस तरह के पेशेंट हमें अक्सर ये कहते मिलते हैं कि साहब हम जाते तो 8 बार हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता। तो इसलिए ये वो बीमारी है जिसके बारे में मैं एक सिंगल सेंटेंस बोलता हूँ कि ये जो है जान तो नहीं लेती लेकिन जीने नहीं देती। आदमी का वेट जो है वो लगातार कम होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है, कहीं ना कहीं दिमागी रूप से बड़ा परेशान रहता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। सो दीप्ति, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मैंने थोड़ा सा जैसे बताया आपको पहले, ये एक ऐसी बीमारी है जो केवल उस सिस्टम के लक्षण नहीं देती, यानी केवल डाइजेशन के सिम्टम के लक्षण नहीं आएंगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया तो चलो पेट में दर्द हो रहा है, आपको 2-4 बार फालतू मोशन आ रहे हैं, आप फ्रेश होने जा रहे हैं, या मल थोड़ा पतला आ रहा है। बल्कि डाइजेस्टिव इशू के साथ में ये शारीरिक लक्षण भी देती है, यानी कि आप लगातार कमजोर होते चले जाएंगे, आपका वजन कम होता चला जाएगा। वजन जानते हैं कितना कम होता है? 3-3 महीने में 10-10 किलो आदमी का वजन कम हो जाता है इस IBS के पेशेंट से। और पेट के साथ, शरीर के साथ ये मानसिक लक्षण भी देती है। इस तरह का पेशेंट जो है वो चिड़चिड़ा रहता है, उसे जरा जरा बात पे गुस्सा आ जाता है, कभी वो डिप्रेशन का शिकार रहता है, वो बिल्कुल उसका मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो IBS वास्तव में, या संग्रहणी रोग वास्तव में एक ऐसी बीमारी है जो आपको डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आपको मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से परेशान कर देती है। जी डॉक्टर साहब, लक्षणों की आपने बात की, और अभी जैसे हमने बात की कि ब्रॉडली लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो है ये डिजीज़ है, तो क्या स्पेसिफिक रीज़न है कि बहुत कौन लोग ऐसे हैं जिनको IBS होने की संभावना ज़्यादा होती है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए दीप्ति, IBS जैसे मैंने पहले बोला शुरू में कि हमारी स्लगिश डाइजेस्टिव पावर, यानी कि जब कभी भी हमारी जो पाचक अग्नि है, यानी कि वो अग्नि जो हमारे खाने को पचाने में हमारी सहायता करती है, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे एंजाइम्स जब कभी भी किसी भी कारण से स्लगिश हो जाते हैं, यानी कि मंद पड़ जाते हैं, तो हम अपने खाने को पचा नहीं पाते। और जब हम खाने को पचा नहीं पाते तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या चाहिए? हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो 2 काम आपको बताएगा। पहला बताएगा कि आप अपना खाना पीना ठीक कर लीजिए, आप अपनी जीवन शैली ठीक कर लीजिए, आप तनाव को हटाइए अपने जीवन से। और दूसरे नंबर पे आप जो है कुछ दवाओं का सेवन कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
आईबीएस यानी कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट है वो अपनी इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों को बहुत सामान्य करके ले लेता है। वो मान के चलता है कि पेट खराब हो गया, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, पेट में दर्द होता है, कोई बात नहीं। लेकिन यही बीमारी फिर धीरे धीरे, जानते हैं क्या होता है, शास्त्र बोलता है गृहिणी दुष्टो बहुसो भुक्तम आम में विमुंचति पक्वम व सैरुजम पुति मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम। कहने का मतलब है जब हमारे आंतों का वो पार्ट जिसको गृहिणी बोला जाता है एक्चुअली, तो गृहिणी क्या है, तो गृहिणी है अगन्य अधिष्ठान मनस्य ग्रहणात गृहिणी मता, यानी कि हमारी आंतों का वो वाला पार्ट, वो हिस्सा जहां पर अग्नि का विशेष स्थान बतलाया गया है, यानी कि सबसे अधिक डाइजेशन उस जगह पे होता है। अनस्य ग्रहणात, जहां पर जो हम अन्न ग्रहण करते हैं जाके रुकता है, तो उस जगह को हम बोलते हैं गृहिणी। और जब इस जगह में इस फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आ जाती है तो हम बोल देते हैं बन गया संग्रहणी रोग। आपकी आंतें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो सामान्य मल को भी बाहर नहीं फेंक पाती। तो इनिशियली क्या होता है कि जब ये प्राइमरी स्टेज में होती है ये बीमारी, तो आपको 1 महीने थोड़ा बहुत पेट खराब रहेगा, थोड़ा सा पेट खराब रहेगा, और फिर 1 महीने बाद जो है एकदम आपको लूज मोशन लग जाएंगे, मे बी फॉर 2 डेज, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, फिर आप थोड़ा ठीक से हो जाएंगे थोड़ी दवाई खा के। फिर आपने पूरा ध्यान अपना नहीं रखा तो फिर ये स्टेज 15 दिन पे आनी शुरू हो जाएगी कि आपको 15 दिन ठीक ठीक जाएंगे, उसके बाद अचानक से आपको लूज मोशन लग जाएंगे, फिर वो 3, 4, 5 दिन में ठीक होंगे। उसके बाद यही स्टेज 10 दिन पे आनी शुरू हो जाएगी। एंड इसके बाद यदि फिर भी आप नहीं सुधरे मीन्स अपना खाना पीना ठीक नहीं किया, अपनी जीवन शैली सही नहीं की, अपने तनाव को दूर नहीं किया, डॉक्टर को विजिट करके फटाफट ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो फिर आपको रोज रोज ये काम शुरू हो जाता है। और दीप्ति एक चीज और बताना चाहूंगा, इस बीमारी का बड़ा एक पेक्यूलियर फीचर है कि दीवा प्रकोप च भवति रात्रो शांति, यानी कि दिन में आपका एक तरह से प्रकोप रहेगा, यह बीमारी जो है आपको बहुत तंग करेगी, और जैसे ही शाम आएगी, संध्या आएगी, सुबह तक का समय जो है वो वहां पर आप ऐसा लगेगा आपको कि बीमारी ही नहीं है। अच्छा। दीवा प्रकोपो च भवतो रात्रो शांति, कि सुबह आप उठ करके मान लो 7 बजे 6 बजे उठते हैं तो दोपहर 3-4 बजे तक हो सकता है 8 बार आप मल त्याग के ले जाएं, आपको बार बार जाना पड़े, लेकिन 4 बजे के बाद अगले दिन सुबह तक आपको लगेगा कि आप एक बार भी नहीं गए। तो ये किस तरह के लूज मोशन हो गया कि सुबह से और शाम तक तो आप 8 बार चले गए, और शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह तक आप एक बार भी नहीं गए। सो दिस इज द वेरी पेक्यूलियर फीचर ऑफ संग्रहणी रोग कि संग्रहणी से पीड़ित व्यक्ति दिन में इस बीमारी से बहुत परेशान रहता है, लेकिन जैसे ही शाम आती है तो उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारा आयुर्वेद इसके पूर्व रूप भी बताता है कि आप इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने जा रहे हैं, तो आप पहले ही अगर संभल जाएं तो आप जान लीजिए कि आप जो है इसको इनिशियल स्टेज पे ट्रीटमेंट करा करके इससे निकल सकते हैं। और नहीं तो दीप्ति, इसी बीमारी के बारे में हमारा शास्त्र बोलता है दुर्विज्ञेयो दुष्चिकित्स्यो चिरकाल अनुबंधी, यानी कि इसको जानना भी मुश्किल है, इसकी चिकित्सा करना भी मुश्किल है। चिरकाल अनुबंधी का मतलब है एक बार यदि शरीर में आ गई तो बहुत समय तक आपको परेशान करेगी। तो ये वो वाली बीमारी नहीं है कि आप इसको बहुत अच्छे से पहले अपने शरीर में स्थान दे दें और फिर डॉक्टर से ये उम्मीद करें कि साहब हमको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ठीक कर दें। आपको ठीक होने में साल तक का समय भी लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी बीमारी आप कितनी सीवियर कर चुके हैं, कितनी क्रोनिक कर चुके हैं। तो इसमें दुर्विज्ञेयो, इसको जानना मुश्किल, दुष्चिकित्स्यो, इसकी चिकित्सा करना मुश्किल। दीप्ति आप बोलेंगे चिकित्सा करना क्या मुश्किल? आप देखिए, पेशेंट हमारे सामने आके बैठता है और आके बैठ के बोलता है कि डॉक्टर साहब सुबह से लेके और शाम तक डॉक्टर साहब 8 बार 10 बार फ्रेश होने के लिए जाता हूँ, चाय का एक आधा कप भी पी लिया तो मुझे प्रेशर बन जाता है, मैंने नाश्ता किया मुझे प्रेशर बन जाता है, मैंने खाना खाया मुझे पेट में मरोड़ होता है, प्रेशर बन जाता है। तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार इतनी बार ये जा रहा है, इसको रोका जाए। जो इंटेस्टाइन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली मतलब इतनी मोटिलिटी चल रही है, मूवमेंट चल रहा है, उसको रोका जाए। जब आप रोकने की सोच रहे होते हैं तुरंत कान में आवाज आती है कि डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं होता। तो सोचिए चिकित्सक के लिए भी कितना मुश्किल है कि वो पेशेंट जा 8 बार रहा है लेकिन साथ में ये जोड़ रहा है कि पेट साफ नहीं है।
किसकी चिकित्सा तो की जाए? चिकित्सा किसकी करें? तो डॉक्टर तक परेशान हो जाते हैं कि वो आपको जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसको रोकें या उसको बढ़ाएं। तो इसलिए दोस्तों ये संग्रहणी रोग एक ऐसा रोग है जिसके लिए मैं बोलता हूं कि ये केवल आपको दुखी नहीं करता, हम चिकित्सकों को भी दुखी करता है। इसमें आप और हम जब एक पार्टी बन के बहुत पेशेंसली, बहुत ही अनुशासन के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ हम जब इससे लड़ते हैं तो करीब मिनिमम 6 महीने तो मान के चलिए, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक लग सकता है। लेकिन ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, अगर संग्रहणी रोग का, जिसको आधुनिक भाषा में IBS बोला जाता है, उसका कहीं पे एक तरह से उपचार है या जड़ से मुक्ति की संभावना है, तो वो दीप्ति आयुर्वेद में है। लेकिन आना होगा बहुत जल्दी स्टेज पे, यदि आप चाहते हैं कि जल्दी से आप ठीक हो जाएं। मैंने नाम लिया ना पूर्व रूप, यानी कि पहले कौन से सिम्टम होते हैं, तो बताया गया है पूर्व रूपम तु तस्य इदम तृष्णा आलस्य बलक्षयम विदाहो अनस्य पाकश्च चिरात कायस्य गौरवम। यानी कि आपको पूर्व रूपम तु तस्य इदम, इसके पूर्व रूप क्या हैं? ये बीमारी पूर्ण लक्षणों के साथ आपके शरीर में सेटल होने वाली है। इससे पहले कुछ लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आप IBS की चपेट में जा रहे हैं। पूर्व रूपम तो तस्य इदम तृष्णा आलस्य बलक्षयम, आपको प्यास लगेगी बहुत अधिक, आलस्य, पूरे शरीर में आपकी स्फूर्ति खत्म हो जाएगी, एनर्जी खत्म, हमेशा आप आलसी से बने रहेंगे। बलक्षयम, आपका बल चला जाएगा। कायस्य गौरवम, शरीर हमेशा भारी भारी लगेगा। तो पूर्व रूपम तो तस्येदम तृष्णा आलस्य बलक्षयम विदाहो अनस्य पाकश्च चिरात, अन्न से विधा होगा, खाना खाते ही आपको लगेगा कि क्या खा लिया, मतलब भारी भारी लग रहा है, भारी भारी लग रहा है। विदा पाकश्च चिरात, खाना पचाने में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा खाते हैं वो भी यहाँ पड़ा हुआ है, यानी उसकी जो पाक की क्रिया है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। तो इन लक्षणों को मुहुर्बद्धम मूर्धर्वम, देखिए कभी मल बंद करके आएगा, कभी मल पतला आएगा, सैपुती दुर्गंध के साथ आएगा, सैरुजा दर्द के साथ आएगा। तो ये दीप्ति बहुत आसान है, लेकिन आप अगर सीरियस होके, क्योंकि आज के टाइम पे पेट की बीमारियों को इन जनरल हम लोग उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही चल रहा है, लेकिन बाद में जब वो IBS बन जाता है तो आप IBS के पेशेंट्स कभी आके हमारी क्लिनिक में देखिए। मैं फिर वही सेंटेंस बोलूँगा कि वो मरते तो नहीं हैं लेकिन जीते भी नहीं हैं। ईमानदारी से जॉब छोड़ के घर में बैठ जाते हैं, उनको सुबह फ्लाइट पकड़नी है 7 बजे की, वो 4 बजे उठ करके जो है कोशिश करते हैं कि उनका पेट साफ हो जाए। 4 बजे से लग जाते हैं पेट साफ हो जाए। जो लोग IBS के पेशेंट हैं वो बोलेंगे कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं, 7 बजे हमको घर से निकलना होता है, हम 4 बजे से लग जाते हैं, और फिर हम घर से कुछ खा के नहीं जाते, हम एरोप्लेन में बैठ करके कुछ नहीं खाते कि साहब हम कुछ खाएंगे, प्रेशर ना बन जाए, प्रेशर ना बन जाए। किसी होटल में जाते हैं पार्टी में, होटल में वो रूम बाद में ढूंढते हैं पार्टी कहाँ हो रही है, पहले शौचालय ढूंढते हैं कि अगर बीच में जाना पड़ा तो शौचालय कहाँ है। तो इस तरह की बीमारी है जो आपको ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत परेशान करके रखती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग साइकोसोमेटिक बोलते हैं। पहले आपका पेट खराब होता है, गैस वैस बनती है, आप पूरे टाइम उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, कहीं ना कहीं मेंटल इरिटेशन आता है, मेंटल इरिटेशन से और धीरे धीरे अग्निमंद होती है, अग्निमंद होके फिर पेट और खराब होता है और एक विशियस सर्किल सेट हो जाता है। पेट से दिमाग, दिमाग से फिर पेट, पेट से दिमाग, दिमाग से फिर पेट, और इस तरह से दीप्ति मुझे लगता है कि IBS का पेशेंट जो है वो बहुत तंग रहता है। और ईमानदारी से बताऊं तो ना केवल पेशेंट बल्कि डॉक्टर भी बहुत तंग रहता है जिसने IBS को बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है, और जिसने IBS को अच्छे से पढ़ा है और उसको पेशेंस वाला पेशेंट मिल जाए, जिसको थोड़ा सा संयम है कि अब तो बीमारी हो गई ना, तो वो अगर संयम के साथ 6 महीने, 8 महीना, 9 महीना लग जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कई लोग हैं परेशान रहते हैं कि पेट की बीमारियों से या लक्षणों से पहचान ही नहीं पाते कि वो IBS के रोगी हैं, उनको समझ ही नहीं आता। और कई बार देखा गया कि कुछ पेशेंट्स होते हैं कि जब तक दवाइयाँ ले रहे हैं तब तक उनको रिलीफ फील होता है, और दवाइयाँ छोड़ने के बाद या परहेज छोड़ने के बाद फिर से IBS जो है वो वापस आ जाता है। तो क्या आयुर्वेद में इसकी संपूर्ण चिकित्सा है? क्या इसको जड़ से मिटाया जा सकता है? देखिए दीप्ति, क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की शिकायत होती है हमसे कि डॉक्टर साहब आप दवाई जब तक आपकी खा रहे हैं हम ठीक हैं,
लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। वो सोचते हैं कि हम जो है 3-4-5 महीने हो गए हमको दवाई खाते हुए, अब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन मैं दीप्ति को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ और आपको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप IBS के पेशेंट बन चुके हैं तो फिर आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई डॉक्टर आपको नहीं बता पाएगा कि आपको क्योर 6 महीने में मिलेगा कि 2 साल में मिलेगा। लेकिन ये मैं आपको एक आयुर्वेदिक क्लिनिशियन जो 20 सालों से IBS का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, 20 सालों से IBS का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, हजारों पेशेंट IBS के मैंने ठीक किए हैं। उन पेशेंट्स को मैंने वापस से जॉब ज्वाइन कराई है जो जॉब छोड़ करके घर बैठ गए थे, जो सुसाइड करने की टेंडेंसी रखते थे, जिनके घर में डाइवोर्स हो गए थे, उनकी रीमैरिजेस कराई हैं। आप IBS को क्या समझते हैं? तो इसलिए आपको इस बीमारी से अगर आप अनफॉर्चुनेटली, फिर 100 बार बोलूंगा, अनफॉर्चुनेटली अगर आप इससे ग्रसित हो चुके हैं तो हैव पेशेंस, कम टू अस। हम आपको यह गारंटी दे सकते हैं, ये एश्योरेंस दे सकते हैं भगवान को बीच में रख के कि आप विदिन 1 मंथ आप 90% लोग ये तो बोल देंगे कि साहब हमको बहुत फायदा, जो फायदा हमको पिछले 13 साल में नहीं हुआ था वो फायदा हमको 1 महीने में हो गया। ऐसी मैं एक प्रार्थना प्रभु से आपके लिए कर सकता हूं, ऐसा एश्योरेंस मैं दे सकता हूं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन पेशेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल दीप्ति। और दूसरा ये कि कभी भी ये जान लीजिए कि वो व्यक्ति जिसको IBS हुआ है उसको परहेज भी करना होगा, उसको अपनी जीवन शैली भी ठीक करनी होगी, अपना जो एक तरह से माइंड सेट है, अपनी जो एक तरह से नेगेटिविटी है, जो थॉट्स की नेगेटिविटी है, उसको भी पॉजिटिव करना होगा। इसलिए हर IBS पेशेंट को मैं बोलता हूँ कि आप जो है, क्योंकि हमारी दवा है एक संदीपन, बहुत लोग पसंद करते हैं, आज उसको इंट्रोड्यूस किए हुए हमको 10 साल हो गया, तो 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाने हैं। वही कैप्सूल हमसे बिना बात के जब लोग खाते हैं तो उनको लाइक 70% आराम होता है। लेकिन द मोमेंट वो मेरे से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अपनी बीमारी को समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं उनके थॉट प्रोसेस, उनका सोचने का तरीका चेंज करता हूं, तो उनको वही मेडिसिन से 90% रिलीफ आना शुरू हो जाता है। सो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अपना खान पान भी ठीक करना होगा। अब खान पान ठीक करने के बाद देखिए, IBS का पेशेंट चाहे जितना शोर मचा ले, मैं उसको दूध अलाउ नहीं कर सकता, मैं उसको कच्ची चीज़ें अलाउ नहीं कर सकता, मैं उसको पालक, मेथी, बथुआ, पत्ते की चीज़ें अलाउ नहीं कर सकता, मैं उसको अंकुरित जो दालें होती हैं, स्प्राउट्स जिसे हम बोलते हैं, वो उसको नहीं लेना चाहिए, दही उसको नहीं लेनी चाहिए। आप बोलेंगे दही खा के तो आराम मिलता है, वो आपको क्षणिक आराम मिलता है, लेकिन अगर हमको बीमारी से मुक्ति चाहिए तो हमें छाछ पीना चाहिए। छाछ भी कैसा? भुना जीरा और काली मिर्च डाल के, लेकिन दही का सेवन नहीं करना चाहिए। भारी दालें जैसे उड़द हो गई, राजमा हो गई, चना हो गया, लोबिया हो गया, इनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए। सब्जियों में जितनी गरिष्ठ सब्जियां हैं, जैसे कटहल हो गई, गोभी हो गई, थोड़ा बहुत भिंडी भी लोगों को सूट नहीं करती, दूध के प्रिपरेशन में फिर पनीर भी आ जाता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो आप नहीं खा सकते। आपको सिंपल खाना खाना होगा। सिंपल खाने का मतलब लौकी, तोरी, टिंडे, परवल, कद्दू, करेला, पेठा, इस तरह की चीज़ें। दालों में मूंग धुली, मूंग छिलका, अरहर, मसूर वगैरह। और साथ में आप कच्ची चीज़ का नाम लें तो केवल आप फ्रूट्स ले सकते हैं, अदरवाइज आपको रोज सैलेड। दीप्ति, पेट जिनका साफ नहीं होता वो सलाद पे बहुत जोर देते हैं, कई बार केवल सलाद खाते हैं, नहीं खा सकते। IBS के पेशेंट रोज सैलेड नहीं ले सकते। आप कच्चा सलाद बंद कीजिए, और आपको प्याज टमाटर खाना है, खाइए, सब्जी में बना करके खाइए, पका करके खाइए, कच्चा मत खाइए। तो कच्ची चीज़ें नहीं खानी है, दूध की चीज़ें नहीं खानी है, मैदे की चीज़ें नहीं खानी है, बड़ी मोटी साबुत दालें नहीं खानी है, सब्जियों में वो सब्जियां जो पचाने में मुश्किल होते हैं वो नहीं खाना, और साथ में बाहर का पैक्ड फूड, जंक फूड, ये आपको नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। अब आपको चाहे 3 महीने हो जाएं, चाहे आपको 6 महीने हो जाएं। उसके बाद जीवन शैली की बात करें तो अब मुझे नहीं मालूम, आप चाहे मेरे पास आकर अपनी समस्या बताइए, शायद मैं समस्या का समाधान करके आपकी थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव कर सकूं। आपको निश्चित रूप से किसी भी सज्जन पुरुष के, किसी भी बुद्धिमान पुरुष के साथ बैठ करके जीवन के कॉन्सेप्ट को, एक होता है जीवनचर्या, एक होता है जीवन दर्शन। चर्या का मतलब होता है हम जीवन में क्या खा रहे हैं, किस तरह का हम काम कर रहे हैं, जीवनचर्या है। ये सफिशिएंट नहीं है। यू मस्ट हैव ए पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। यू मस्ट हैव एक विजन होना चाहिए कि क्या जीवन है, क्या हमारी
शरीर के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारी माइंड के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं, क्या हमारी अध्यात्म के प्रति जिम्मेदारियां हैं। ये जो धन है, धन जिसके पीछे रात दिन आप पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके लिए सुबह शाम रोते हैं, वो पांचवें पायदान की चीज़ वास्तव में कितनी तुच्छ है, इसको समझना होगा और डर अपने दिमाग से निकालना होगा। इस तरह की जीवन शैली, इस तरह की सोच आपको पैदा करनी होगी। और इसके साथ फिर हमारा संदीपन कैप्सूल, साथ में कुडजारिस्ट, साथ में कुटज घनवटी, साथ में अथाग्नि, ये हम दीप्ति डिसाइड करते हैं पेशेंट। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद में जाएं, जहाँ भी जिस जगह भी रहते हैं आप आयुर्वेदिक चिकित्सक, अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक खोजिए और खोज करके अपने को पूर्ण रूप से उसे समर्पित कर दीजिए कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ठीक करना है। उसको टाइम फ्रेम में मत बांधिए, उसको कहिए आप करना है। बेसिक ट्रीटमेंट से शुरू होगा और बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है, आपकी अग्नि का बढ़ाना शुरू करेगा वो डॉक्टर। इट में टेक 10-15 डेज, 1 महीने में तो जान लीजिए हमें विरला कोई पेशेंट मिलता है जो बोले कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। 1 महीना तो दीप्ति बहुत बढ़ा के बोल रहा हूँ, हम 15 दिन में पेशेंट से कहवा लेते हैं कि जो आराम 15 साल में उसे महसूस नहीं हुआ वो पहले 15 दिन में महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन कंडीशन प्रोवाइडेड कि आप मेडिसिन अपने से नहीं छोड़ेंगे, मेडिसिन हमारे कहने के हिसाब से चलेगी। और हाँ, अगर हम आपको 4 मेडिसिन से खड़े कर रहे हैं तो 3 महीने बाद जब आप मुझे बताएंगे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो हम 4 से 3 करेंगे, फिर 1-2 महीने बाद 2 करेंगे, फिर 1-2 महीने बाद 1 करेंगे। वो जो 3-4 महीने बाद आप सारी मेडिसिन एक साथ छोड़ के बैठ जाते हैं तो फिर उसमें जो है वापस से बीमारी के रिलैप्स होने के चांसेस बन जाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि जैसे जिसको भी IBS की प्रॉब्लम है तो और बीमारियां जो हैं वो उसको हो सकती हैं, कि वो हो सकता है कि साइकोसोमैटिक क्योंकि डिसऑर्डर है तो डिप्रेशन हो जाए या कोई और दिक्कत है। तो क्या संदीपन के साथ साथ मल्टी लेयर ट्रीटमेंट चलता है फिर उस पेशेंट का, कि आप इसके लिए और भी ऐड करते हैं? देखिए, मैंने कहा साइकोसोमैटिक बीमारी है। बहुत सारे हमारे पेशेंट जो मतलब IBS के पेशेंट होंगे उन्हें पता है कि उनको पहले तो शरीर के लक्षण होते हैं, पेट संबंधित लक्षण होते हैं, उसके बाद इतना अधिक उनको इरिटेबिलिटी रहने शुरू हो जाती है कि उनकी नींद गायब हो जाती है। मैंने बताया वजन 15-15 किलो जो है वो 3 महीने में चला जाता है। ये दोनों काम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने मानसिक कारणों से अपनी अग्नि को मंद कर लेता है, हम देखते हैं कि ये सारा सिस्टम एक है, हमारा बॉडी अलग अलग नहीं है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग नहीं होते। आप नर्वस सिस्टम क्या समझते हैं? जब आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आपका कोई प्रियजन जो है उसे कोई कष्ट पहुंचता है, आपकी भूख मर जाती है, तो आप बताइए ब्रेन और पेट आपस में जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए? और जब आप बहुत खुश होते हैं तो एक बार खाना खाया होता है, उसका कहते हैं कि और मंगाओ कुछ, तो ये भूख कैसे बढ़ गई? आप खुश हुए और भूख बढ़ गई। तो ये पेट और दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप अपसेट होते हैं तो ये भूख मर जाती है, जब आप खुश होते हैं तो ये भूख बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम एक साथ आपस में बढ़े हुए हैं। अब आपका लक्षण है कि नहीं साहब मुझे तो केवल दिन में कई बार फ्रेश होने जाना होता है, लेकिन दिमागी रूप से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं शायद आपको संदीपन दे करके ही छोड़ दूंगा। लेकिन दीप्ति ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। कहीं ना कहीं दिमाग इन्वॉल्व हो ही जाता है। वो व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, कहीं पे भी बैंक में जॉब कर रहा है, किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, और उसको ऑफिस जाने के बाद अब हमारे भारत में किस तरह के सरकारी ऑफिसेज होते हैं, किस तरह की वहाँ पे शौचालय की सुविधा होती है, वो सब समझते हैं। अब सोचिए वो कितना अपसेट रहेगा अगर उसको 2 बार अपने 100 कर्मचारियों के बीच में 2-3 बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो बहुत अपसेट कर देती है। ऐसा होता नहीं है, रेयरली होता है। तो इसलिए हम जो हमें कहता है कि हमें संदीपन दे दीजिए, हम दे देते हैं। एक बार 15 दिन पे अगर वो पेशेंट ये नहीं बोलता कि नहीं मेरे को 20-25-30% फ़ायदा है, तो इमीडिएटली हम अपना सुप्रज्ञा उसके साथ जोड़ देते हैं जो नर्वाइन टॉनिक है, और अगले 15 दिन पे दीप्ति वो बोलता है अब मैं 50% सही हूँ। तो इवन इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट कि आपको सब दिमागी रूप से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको उलझन नहीं है, मैं आई एम कंफर्टेबल, आप कहते रहिए आई एम कंफर्टेबल, उठाते रहिए अपने कंधे, लेकिन हमको सुप्रज्ञा देना पड़ता है। हम सुप्रज्ञा देते हैं और रिजल्ट मिल जाता है हमको। तो ये इट्स ए साइकोसोमेटिक डिजीज जिसमें आपको पेट पे भी काम करना है, अपने दिमाग को भी अच्छा करना है, और डॉक्टर को अपने को आपको सरेंडर भी करना है। देन ओनली यू कैन गेट क्योर। अगेन एंड अगेन आई रिपीट, आयुर्वेद में संग्रहणी की बहुत अच्छी चिकित्सा है।
ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें आप घर नौकरी छोड़ के बैठ जाएं। आपकी ट्रैवलिंग, जानते हैं दीप्ति, लोग सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं। आप ट्रैवल करना बंद कर देते हैं। आपको ये लगता है कि मैं बाई रोड तो जाऊंगा ही नहीं, बाई रोड जाऊंगा और मुझे बीच में प्रेशर होगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा फ्रेश होने के लिए। सो उनका पहला कंसर्न ये होता है, जो आईबीएस से रियली सफ़र कर रहे हैं, कि उनको शौचालय कहाँ मिल रहा है। एक और बात यहां बताना चाहूंगा कि कुछ लोग आईबीएस के ऐसे होते हैं जो कहते हैं उनको डॉक्टर्स लिख तो देते हैं आईबीएस, लेकिन और आईबीएस क्या, आईबीएस सी यानी कि कॉन्स्टिपेशन टाइप का आईबीएस, जिसमें आपको बार बार नहीं जाना पड़ रहा बल्कि 2-3 दिन बाद आपको प्रेशर बनता है। तो वो हमारे हिसाब से कोई बीमारी शिमारी नहीं होती। वो एक तरह से आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन में भी कहीं ना कहीं दिमाग का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो वो पेशेंट अपने को आईबीएस कहना छोड़ दें। आईबीएस में तो लक्षण मैंने साफ बताया, गृहिणी दुष्टो भवसो भुक्तम आम मेम विमुंचति पक्वम व सैरुजम पूति मुहुर्द्रवम मुहुर्बद्धम, यानी कि कभी जो है गृहिणी अगर दूषित हो गई तो आपको कभी कच्चा मल, कभी पक्का मल, सैपुति मिस दुर्गंध से युक्त, सैरुजा मिस दर्द क्रैम्प होगा, आपको मरोड़ से होंगे पेट में, कभी मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, कभी बंद करके आएगा, कभी आप कहेंगे कि बाद में साहब लिक्विड आता है, कभी सॉलिड आता है, लेकिन अमूमन 90% कंडीशन में आपको फॉर्म्ड स्टूल नहीं आएगा। जो एक नेचुरल कंसिस्टेंसी स्टूल की होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये डॉक्टर साहब आपने वैसे अधिकतर जानकारी दी है लक्षण के बारे में, पथ्य अपथ्य प्रकार के बारे में, चिकित्सा के बारे में भी आपने बताया। बस एक मुझे लगता है कि ये जानकारी चाहिए कि क्या एज स्पेसिफिक भी हो सकती है ये डिजीज़, या क्या आप, क्योंकि अभी चिकित्सा कर ही रहे हैं, आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, क्या उम्र जो है कम होती जा रही है, बहुत अब कम उम्र के लोग भी आ रहे हैं आपके पास आईबीएस? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा। फिर से आयुर्वेद में संग्रहणी की जब चिकित्सा की बात आई है तो वहाँ पर शास्त्र ने स्पष्ट बोला है कि युवावस्था की संग्रहणी जो है वो कृच्छ साध्य है, यानी कि कष्ट से ठीक होने वाली बीमारी है। और जो एक तरह से थोड़े मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं, जो लाइक 50 साल के आसपास के लोग हैं, उनके लिए ये जो है बहुत ही कष्टप्रद, मतलब उसको ठीक करना जो है बहुत मुश्किल होता है। और जब आदमी वृद्ध हो जाता है, बुढ़ापा यानी कि 60-65 साल का व्यक्ति है, तो वहाँ पर इसको असाध्य कहा गया है। असाध्य से मतलब ये है कि आपको लगातार दवाई खानी पड़ेगी अपने को मेंटेन करने के लिए। तो उम्र का प्रभाव तो निश्चित पड़ता है। आप उसे बाल्यावस्था बोलें, नवयौवन बोलें, यदि वहाँ पे आप डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं तो आप थोड़े प्रयास से ठीक हो सकते हैं। लेकिन मध्यम आयु वर्ग के लोगों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। और बुजुर्गों के लिए तो मैं मतलब अगेन आई रिपीट, आपको मेडिसिन नहीं छोड़नी, मतलब छोड़ नहीं पाएंगे, आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से डेफिनेटली एज का फर्क पड़ता है। और साथ में आपने का प्रकार, देखिए संग्रहणी या गृहिणी रोग को 3 तरह से हमारे आयुर्वेद में जो है उसको विभाजित किया गया है। एक बताया गया है कि स्वतंत्र और प्रतंत्र गृहिणी। स्वतंत्र और प्रतंत्र का क्या मतलब है कि अति सारे निवृत्ते अपि मंद अग्नेर अहित अश्नस्य भूयो संदूषितो वर्णिर गृहिणीम अभिदुष्यते, यानी कि कभी कभी आप अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि साहब हमको क्यों हुआ ये संग्रहणी रोग, क्यों हो गया हमको आईबीएस, आपको जवाब नहीं मिलता ना। आज जवाब सुनिए। शास्त्र बोलता है कि इसकी शुरुआत ऐसे भी हो सकती है कि अति सारे निवृत्ते अपि मंद अग्नेर अहित अश्नस्य, यानी कि जब कभी आपको किसी भी कारण से लूज मोशंस लगे और आपने दवाई खाई और लूज मोशन ठीक कर लिए, लेकिन अग्नि कैसी है आपकी, अग्नि मंद है और आपने उसके बाद भी अपथ्य का सेवन किया, आपने एक तरह से जो आपको नहीं खाना चाहिए था वो खाना आपने खाया, तो आपकी जो गृहिणी है, यानी जो अगन्य अधिष्ठानम अनस्य ग्रहणाद, इंटेस्टाइन का वो पार्ट जिसको षष्ठी पित्त धरा कला कहा गया है, उसको वो दूषित हो जाती है और आपको गृहिणी हो जाती है। या कोई शुरू से ही डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत नहीं है, फिर भी लगे पड़े हैं सब अपथ्य खाने में, तो उनको भी धीरे 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 गृहिणी दूषित होकर जो है आपको संग्रहणी का पेशेंट बना देगी। अगर अतिसार के बाद हुई तो वो परतंत्र गृहिणी, यदि अतिसार के बिना ही हुई
तो उसे हम स्वतंत्र ग्रहणी बोलते हैं। इसके बाद वातिक ग्रहणी, पैत्तिक ग्रहणी, कफज ग्रहणी, सन्निपातज ग्रहणी, इसके बाद स्पेशल टाइप संग्रहणी। और दीप्ति कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे संग्रहणी मैंने बताया, त्रिदोषज जिसमें वात पित्त कफ तीनों इन्वॉल्व हो गए। एक होता है घटी यंत्र ग्रहणी, यानी कि जिसमें आदमी जब लेटता है तो उसको साइड में पेन होता है और पेट से उसी तरह की आवाज़ आती है जिसे घड़ा लेकर के आप पानी में डालें और जो आवाज़ आती है गुड़गुड़ गुड़गुड़ उस तरह की आवाज़, तो घटी यंत्र ग्रहणी, ऐसी आम ग्रहणी। बहुत सुंदर वर्णन जो है संग्रहणी का आयुर्वेद में बतलाया गया है। और पुनः मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBD यानी कि इरिटेबल बाउल डिजीज या संग्रहणी, कुछ भी बोलिए, इसका इलाज अगर कहीं है तो वो है आयुर्वेद में। तो तुरंत यदि आपको भी संग्रहणी जैसा कोई लक्षण है, आई रिपीट, दिन में कई बार आप मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, मल पतला होता है, चिकना होता है, पेट में मरोड़ मारता है, तसल्ली फिर भी नहीं मिलती, वजन आपका लगातार कम होता चला जा रहा है, शरीर आपका कमज़ोर होता चला जा रहा है, मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं इरिटेबल होते चले जा रहे हैं, आपकी पार्टी, आपको ट्रैवल, आपको किसी फंक्शन में जाने से हेजिटेशंस होने लगी हैं, या आप जब कभी घर से बाहर निकलते हैं तो निकलने से पहले आप पहले शौचालय में घुस करके फ्रेश होकर निकलने की प्रवृत्ति आपको है, तो क्लियर कट मैं बताना चाहता हूँ, आप संग्रहणी रोग से पीड़ित हैं और इसका तुरंत इलाज शुरू कराइए। तो डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि या तो आयुर्वेदिक जीवन शैली अपना ली जाए ताकि ये रोग जो है वो आपको चपेट में ले ही ना, और अगर ऐसा है कि आपको पेट से संबंधित दिक्कतें शुरू हो गई हैं तो शुरुआती लक्षण देखकर ही आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की शरण में चले जाएं। और अगर ऐसे पेशेंट हैं जिनको मालूम है कि वो IBS के रोगी बन चुके हैं तो देर ना करें और जल्द से जल्द अपना इलाज करवाएं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद जो है वो समझाता है, बताता है कि इलाज मुझे दीप्ति ये कहने में बिल्कुल संकोच, हेजिटेशन नहीं है कि IBS का यदि सफल इलाज है, सबसे अच्छा इलाज है, तो वो आयुर्वेद में ही है। आयुर्वेद ही आपको इस बीमारी से पूर्ण मुक्ति दिला सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपके इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना जो कार्यक्रम है समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो अगले एक और कार्यक्रम में इसी तरह के किसी और विषय को लेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि उस पर क्या होगा, उनका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। तब तक के लिए नमस्कार।